कॉपीराइट पंजीकरण क्या है और कॉपीराइट है क्या। तो सबसे पहले तो आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी कि कॉपीराइट किन चीज़ों पर होता है। जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, हो सकता है आप पेंटर हो सकता है आप आर्किटेक्ट हो, आप कुछ डिज़ाइन बनाते हो सकता है आप म्यूजिशियन हो सकता है आप फिल्म के निर्माता हो, निर्देशक हो। तो कोई भी ऐसा कार्य जो रचनात्मक है, उसके लिए हम कॉपीराइट पंजीकरण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी आपके दिमाग से निकल कर आया है, इसको आपने क्रिएट किया है, आपने बनाया है, तो आपको ये अधिकार मिलता है कि आप इसका बचाव करें। तो कॉपीराइट यानी कि हर रचनात्मक कार्यों को ताला लगाना अपने लिए, यानी कि उसकी सुरक्षा करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, रचनात्मक, बौद्धिक या कलात्मक रूप से जो कार्य किए जाते हैं, उसके लिए हम कॉपीराइट पंजीकरण का इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइट दर्ज करके आप अपने काम को एक सार्वजनिक रिकॉर्ड के रूप में लेके आते हैं, और किसी को भी अगर आपकी उस कार्य को इस्तेमाल करना है, चाहे उसका थोड़ा हिस्सा या उसका पूरा हिस्सा, तो उसे आपकी अनुमति लेनी होती है। आप कॉपीराइट जो है अधिकार उन्हें भी दे सकते हैं, उसके बदले में आप उनसे कुछ चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अनुमति के बिना या आपकी नॉलेज के बिना कोई ऐसा करता है, तो आप उन पे डेफिनेटली दावा भी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बौद्धिक, कलात्मक या रचनात्मक कार्य जो आपने किया है, आप उसे कॉपीराइट के अंतर्गत पंजीकृत करा सकते हैं। कॉपीराइट के स्वामी के पास कार्य का पुनरुत्पादन, प्रसार, अनुकूलन और अंतरण पर अधिकार होते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ भी क्रिएट किया है, कुछ भी बनाया है, तो आप उसमें कुछ नयापन ला सकते हैं, आप उसमें कुछ रिक्रिएट भी कर सकते हैं। उसका एडवर्टाइज करने का अधिकार आपके पास होता है, उसको बदलने का अधिकार आपके पास होता है। यानी कि अगर आप किसी रचनात्मक कार्य के स्वामी हैं, तो आप उसको किसी भी प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, और करने के लिए उसे आपकी परमिशन की आवश्यकता होती है। तो कॉपीराइट क्या होता है, किन चीज़ों का होता है, ये हमने समझ लिया। आइए अब समझते हैं कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम सबको पता है कि हर एक चीज़ को रजिस्टर करने के लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, और फॉर्म के बाद आगे प्रक्रिया शुरू होती है। इसी प्रकार से कॉपीराइट में भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक डायरी नंबर इशू होता है। डायरी नंबर इशू होने के बाद 30 दिन का एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है, इसमें भी, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो एग्जामिनर जो है वो आपके जिन कलात्मक कार्यों को आप कॉपीराइट करना चाहते हैं, उनको स्क्रूटनी करता है, उनको देखता है, उसका अवलोकन करता है, उसकी जांच करता है क्या ये सच में आपका ही कार्य है या नहीं। और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी यानी कि कुछ गलतियां पाई जाती हैं, तो अगर नहीं पाई जाती हैं तो पहले हम समझ लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं है, मामला बिल्कुल साफ है, तो आपको बुलाया जाता है हियरिंग के लिए, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर अप्रूव हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और आपको उसके एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन के मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन 30 दिनों में कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, तो फिर क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो दोनों ही पार्टीज को लेटर भेजा जाता है, जैसे कि सेंडिंग लेटर्स टू बोथ द पार्टीज, और दोनों ही पार्टीज के रिप्लाई का इंतजार होता है। रिप्लाई आने के बाद हियरिंग होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो फिर रिजेक्ट ही हो जाती है, और अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो सेम प्रोसेस से आपका रजिस्ट्रार जो है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, और आप उसके एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसेस सिंपल है,
हर प्रकार से आपको एक आवेदन फाइल करना होता है और इसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि उसको कोई और क्लेम ना कर रहा हो। क्लेम नहीं करने की स्थिति में आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है और आपको कॉपीराइट ग्रांट कर दिया जाता है। रिजेक्शन में थोड़ी कार्यवाही बढ़ जाती है और उसके बाद अगर आपका दावा बनता है तो आपको एप्लीकेशन मिलती है, नहीं बनता है, दूसरे के पक्ष में जाता है, तो आप री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं पेटेंट पंजीकरण के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि पेटेंट का पंजीकरण किन चीज़ों का होता है। तो कोई भी आविष्कार, कोई भी आपका नया विचार, कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट जो आज से पहले नहीं था, आपने सोचा है और आपने बनाया है, वो पेटेंट पंजीकरण के अंतर्गत आता है। यानी कि जितने भी आविष्कार होते हैं, जितना भी कुछ नया निकल के आता है, वो सब पेटेंट राइट्स के अंतर्गत आता है। यानी कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल एडवांसमेंट, कोई भी नए प्रोडक्ट को आप लेकर आए हैं या किसी नए विचार से आपने बिजनेस बनाया है, ये सब पेटेंट में पंजीकृत होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, इलेक्ट्रिक लाइटिंग जैसे एडिसन, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। प्लास्टिक बॉकलैंड द्वारा पेटेंटेड है। बॉल पॉइंट पेन बीरो द्वारा है। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा है। इसी प्रकार से टेलीफोन ग्राहम बेल द्वारा है। इसी प्रकार से कुछ नई कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ नए आविष्कार किए हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो पेटेंटेड है। यानी कि उसका उपयोग या फिर इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति बिना उनके अनुमति के नहीं कर सकता है। तो ये थी पेटेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए अब देखते हैं कि पेटेंट करने वाले प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नई है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोगों ने उसके बारे में पहले कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, वो सब पेटेंट के अंतर्गत आता है। भारत में कहीं भी इसके लिए पिछला दावा नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले किसी ने इसको नहीं क्लेम किया हो। जो भी प्रोडक्ट, सर्विस, विचार आप पेटेंट कराने के लिए आए हैं, वो बिल्कुल ही नया होना चाहिए। उसके बारे में पहले कोई दावा कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए अनुमानित नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा। ये बिल्कुल ही एक नई धारणा, नया विचार, नया प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही ना हो। बिल्कुल ऑब्वियस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। तो अगर हम पेटेंट कुछ भी कराना चाहते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेटेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आविष्कार एक पेटेंट विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं। तो क्या ऐसे आविष्कार हैं? तो कुछ भी नई विचारधारा, प्रोडक्ट, समथिंग जो पहले किसी ने ना सोचा हो ना देखा हो, वो सब कुछ हम पेटेंट करा सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पेटेंट हम नहीं करा सकते हैं। मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरी बताई, अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो पेटेंट नहीं कराई जा सकती हैं। जैसे भारतीय कानून के तहत धारा 3 और 5 पेटेंट अधिनियम 1970 जो है वो कुछ आविष्कारिक दायरे भी सेट करता है, जिसमें एक ऐसा विचार जो तुच्छ है या स्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत है। मतलब बहुत ही जनरल सी बात जिससे कुछ भी साबित नहीं होता, जिससे किसी को फायदा नहीं होगा, तो ऐसे तुच्छ विचार जो हैं वो पेटेंट नहीं हो सकते। या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या विचार जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे कुछ चीज़ों को हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। दूसरा, केवल मिश्रण द्वारा प्राप्त एक पदार्थ जिसके परिणाम स्वरूप घटकों के गुण का एकीकरण या इस तरह के पदार्थ के उत्पादन की एक प्रक्रिया को हम पेटेंट नहीं करा सकते। यानी कि दो प्रोडक्ट्स या दो पदार्थ पहले से ही मौजूद थे,
हमने उनको मिला के एक नई चीज़ बना दी। ऐसे प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो पेटेंट के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, मौजूद करती थी, और हमने सिर्फ इनको मिला के कुछ नया बनाया है। तो हमारा काम स्क्रैच से नहीं है, इसीलिए ऐसा उत्पाद भी पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों को पेटेंट करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो पेटेंट के अंतर्गत नहीं आती है। कृषि और बागवानी से संबंधित कोई भी प्रक्रिया जो है वो हम पेटेंट नहीं करा सकते। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आप नई तकनीक लेके आ रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो नई तकनीक भी जो है वो किसी पुरानी तकनीक के ऊपर ही आधारित होगी, वो एकदम ही नई तकनीक नहीं होगी। इसीलिए कृषि और बागवानी से संबंधित कोई भी प्रक्रिया जो है वो पेटेंटेबल नहीं है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित पेटेंट के लिए अनुदान नहीं दिया जाता है। तो अगर परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही काम होता है, तो वो सारा पेटेंट का अधिकार उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उस ऊर्जा का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नहीं होता है। भारत में एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति का पेटेंट भी नहीं कराया जा सकता है। यानी कि जो टोपोग्राफी है, यानी कि जिस तरीके की हम कलाकारी देखते हैं, अगर कहीं पर कुछ नया डिज़ाइन हुआ है, कोई नया आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बना है, तो इन चीज़ों को भी हम, जो सरकारी है, इनको भी हम पेटेंट नहीं करा सकते। आइए अब समझते हैं कि पेटेंट का महत्व क्या है। ये एक वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। जितने भी आविष्कार होते हैं वो सब पेटेंट कराए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए एक घर है, एक आविष्कार का स्रोत है, और साथ ही साथ एक खजाना है, क्योंकि जो कुछ भी पेटेंट होता है वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेटेंट को पंजीकृत करके, अपना पेटेंट राइट क्लेम करके। नकल से बचाता है, इतने सारे आविष्कार होते हैं, उसकी डुप्लीकेसी को वो बचाता है। आगे की खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अगर हम पेटेंट करा चुके हैं तो लोगों को लीड मिलती है कि इसके आगे हम और क्या नया आविष्कार कर सकते हैं। पुनः आविष्कार के चक्र को बंद करता है, यानी कि सेम आविष्कार कुछ नया ऐड करके उस चक्र को बंद करता है, कुछ नए आविष्कारों को जन्म देता है। उभरती प्रौद्योगिकी को उभरते क्षेत्रों की पहचान कराता है, यानी कि लोग उसी दायरे में बार बार आविष्कार नहीं कर रहे होते, नई दिशा में नए क्षेत्र पर फोकस करना शुरू करते हैं। पेटेंट के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले आपका एक टाइटल होना चाहिए, आपके आविष्कार का शीर्षक होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। उस आविष्कार का पूरा विवरण आपको देना है। आविष्कारक के पहचान का प्रमाण पत्र, जिसमें उनका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आपको देने की ज़रूरत है, और आविष्कारक की राष्ट्रीयता, यानी कि वो किस नेशनैलिटी को, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो जब आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया भी सिंपल ही है। जैसे कि हमने बाकी प्रक्रियाओं को देखा, वैसे हम इस प्रक्रिया को भी हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लॉग इन करना होता है, जिसमें आपकी सोशल एंटिटी होना ज़रूरी है। आपके एंट्री डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं। फिर आपको ड्राफ्ट सेव करना होता है, और ड्राफ्ट में जितने भी आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसको आपको डिजिटली भी रखना होता है, जिसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, और साथ ही साथ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी शामिल होते हैं। तो बेसिकली आपको वेबसाइट पे लॉगिन करके सारे डिटेल्स भरने होते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको डिजिटली भी अपलोड करना होता है। इसके बाद आप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से पेमेंट गेटवे तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर आपको पेमेंट करना होता है, और पेमेंट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है, यानी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, इसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाती है। और फिर
आरबीआई के खाते में भुगतान की प्राप्ति जो है वो हो जाती है और आपके सीबीआर को जनरेट कर दिया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे विवरण के साथ पेटेंट की पंजीकरण की प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। जो भी चीज़ें आपके दिमाग से निकल के आई हैं वो आपकी अपनी हैं, उनका बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आप किस तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं जिनको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं उनका बचाव करें। इसके अंतर्गत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट की चर्चा हमने की और उनके रजिस्ट्रेशन की बातें की। आशा करती हूँ कि जो भी आपने निर्माण किया है, जो आपने आविष्कार किया, जिनके बारे में आपने सोचा है, उसका बचाव आप इन पॉइंटर्स के माध्यम से कर पाएंगे।